नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टारगेट आरएस मेंस प्रोग्राम का आज का डिस्कशन वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज के 10 क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर, और बिहेवियर के अंदर भी पर्टिकुलरली हम बात करेंगे लर्निंग एंड मोटिवेशन की, क्योंकि आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है लर्निंग एंड मोटिवेशन। और लर्निंग एंड मोटिवेशन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आरपीएससी सिलेबस के साथ बहुत स्पेसिफिक रहती है, बहुत स्पेसिफाइड क्वेश्चंस पूछती है, और हमारी टीम ने ये कंफर्म किया है, इनफैक्ट एनालिसिस से ये तय किया है कि इनमें से कम आपको 60% क्वेश्चंस हिट करेंगे। तो मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है लेटेंट लर्निंग क्या होती है। तो लेटेंट लर्निंग क्या होती है? लेटेंट लर्निंग जो टर्म है वो कॉइन किया है साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड टॉलमैन ने। पहली चीज जो लिखनी है आपको किसी भी आंसर में वो है कौन है फिलोसोफर। ये है पहली लर्निंग। ठीक है, होती क्या है? इट रेफर्स टू नॉलेज, ऐसी नॉलेज दैट बिकम्स क्लियर व्हेन अ पर्सन हैज एन इंसेंटिव टू डिस्प्ले इट। आसान शब्दों में समझते हैं। आसान शब्दों में लेटेंट लर्निंग एक ऐसी चीज है जो कि आप इसके हिंदी रूप में देख सकते हैं अधिगम ज्ञान। अधिगम ज्ञान मतलब लेटेंट लर्निंग, मतलब ऐसी लर्निंग जो कि लेटेंट है, बैक ऑफ द माइंड है। हम बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस में है हमारी कुछ बातें और हमें वो चीजें याद रह जाती है। तो यही होती है बेसिकली लेटेंट लर्निंग। अब लेटेंट लर्निंग का एग्जांपल आप देखिएगा कि आप रोज एक रास्ते से ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं, तो एडवर्ड टॉलमैन कहते थे कि वो रास्ते, वो जगह है, वो पूरी सारी चीजें आपको याद रहती है। यू रिमेम्बर दोज थिंग्स, बट कहाँ याद रहती है? वो याद रहती है आपकी बैक ऑफ द माइंड। आपको आपको ये पता नहीं है कि वो आपको याद है, पर वो आपको याद है। अच्छा, ये उनको कैसे पता चला? इसके पीछे एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। क्या हुआ, एडवर्ड एडवर्ड टॉलमैन ने किया एक एक्सपेरिमेंट जहां पे उन्होंने रैट्स रखी। रैट्स को रखा उन्होंने मेज में बहुत सारी आपके जो चक्कर होते हैं और जो अलग अलग रास्ते होते हैं, मेजेस होती हैं, डिफिकल्ट मेजेस, उसमें एडवर्ड टॉलमैन ने उन रैट्स को रखा और एक चीज का टुकड़ा रख दिया एक अंत पॉइंट पे। तो उन्होंने जो पहला रास्ता तय किया, तो पहले रास्ते को एडवर्ड टॉलमैन ने बंद किया। तो आप कमाल की चीज ये थी कि रेड्स ने जो अगला शॉर्टेस्ट पाथ था, नेक्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ, उसको उसका पता लगा लिया और उससे उस चीज के टुकड़े को खा लिया। तो इससे ये पता चला कि लेटेंटली तो उनके दिमाग में था कि वो रास्ते कहाँ है और कौन से है, क्योंकि वो मेज में बहुत टाइम से घूम रहे थे। लेकिन जब तक उस चीज को री नहीं किया गया, जब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तब तक वो बैक ऑफ द माइंड पढ़ा रहा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एक बच्चे को मैथ प्रॉब्लम क्लास में बता दी तो उसने सीख तो ली कि मैथ प्रॉब्लम को कैसे किया जाता है, बट ये अपेरेंट लर्निंग नहीं है। जब इस चाइल्ड को कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा री के लिए, तो वो उसको अच्छे से लर्न हो जाएगी और उसको ये भी पता पड़ जाएगा कि वो उसको याद हो चुका है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम दे रहे हैं आपको टीआरपी के क्वेश्चंस, ताकि आप जो पढ़ें वो याद कर पाए, क्योंकि हम करवाएंगे उस पढ़ाई को री। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरियल एंटिसिपेशन मेथड। फ्रेंड्स, ये सारी जो तकनीकें हैं, ये सारे जो मेथड्स हैं, ये सब लर्निंग के मेथड्स हैं कि किस किस प्रकार से ह्यूमन लर्न करते हैं। तो मेथड, ये जो सीरियल एंटिसिपेशन मेथड है, इसका एक एग्जांपल है। आप कभी विद्यालय में गए हो बचपन में? जब आप विद्यालय में जाते थे तो आपको पहाड़ा कैसे याद करवाया जाता था? दो एकम दो, दो दूनी चार, एक सीरियल मोनोटोनस वे में। अगर आपको सात का पहाड़ा याद है तो आप सात एकम सात से शुरू करेंगे, 7 से शुरू करेंगे। लेकिन अगर एकदम से कोई आपसे पूछ ले भैया 7 8 जा कितना होता है, या 13 8 जा कितना होता है, तो अभी भी आप में से बहुत सारे लोग चक्कर की नहीं खा जाएंगे, क्योंकि आपको जो पहाड़ा याद है वो ऐसे याद है 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड सो ऑन। तो आपको सीरियली चीजें याद है। दिस इज कॉल्ड सीरियल लर्निंग। ये एक सीरियल इमेज डेवलप कर देता है आपके दिमाग के बैक ऑफ द माइंड में। तो जब इस तरह की सीरियल इमेज हो जाती है डेवलप, तो वो इमेज कहीं ना कहीं आपको चीजें याद करने में, आपको सीरियली लर्न करने में मदद करती है। तो ये होती है आपकी सीरियल लर्निंग फ्रेंड्स। तो इसको रॉट लर्निंग भी बोला जाता है, रटंत विद्या। पर ये रटंत विद्या भी है बहुत जरूरी, क्योंकि ये डेवलप करती है कुछ चीजों की पर्टिकुलर
इमेज। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारी सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? जैसा नाम बता रहा है, आप कॉमन सेंस लगाइए, सेंसेस। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी सेंसेस से बनी है। सेंसेस मतलब आपके हाथ को किसी ने टच किया, छुआ, ये आपकी याददाश्त में इकट्ठा हो गया। याददाश्त क्या है इसमें फ्रेंड्स? एक चीज आपने सुनी होगी, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके अंदर भी स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, छोटी सी डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी। तो इस तरह के खूब सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो लार्ज डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ बोला, आपने कुछ किया, ये सब सेंसरी मेमोरी है। आपको किसी ने छुआ, ठीक है, आपके कहीं चोट लगी, तो ये सब सेंसरी मेमोरी है। और ये बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है, लेकिन ये जो डेटा होता है इसकी वैलिडिटी जो होती है 1 सेकेंड से भी कम होती है, लेस देन 1 सेकेंड। आप बार बार किसी चीज को सेंस कर रहे हैं, आप इस पेंसिल को सेंस कर रहे हैं, आप कीपैड को सेंस कर रहे हैं, लेकिन आप 1-2 सेकंड बाद ये नहीं बता पाएंगे आपने कब कौन सा बटन दबाया था आपके लैपटॉप के अंदर। तो ये होती है आपकी सेंसरी मेमोरी। ये बहुत एक्यूरेट होती है, लार्ज कैपेसिटी है, बट जैसा हमने बोला ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है। सो दिस इज सेंसरी मेमोरी। तो अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ लर्निंग कि कहाँ पे आप किस तरह से चीजों को हिट कर सकते हैं। आप हर चीज के पीछे का ऑब्जेक्टिव देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा एपिसोडिक मेमोरी। नाम में क्या है? एपिसोड। एपिसोड मतलब कि कभी कभार हुई कोई घटना। तो कभी कभार आपके जीवन में ऐसी कोई घटना होती है कि आपको कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है, कभी आपको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई वृतांत ऐसा हो जाता है। तो कुछ ऐसे एपिसोड होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, बट वो आपको परमानेंटली याद होते हैं। ऐसा कभी ऐसा भी हुआ होगा जब आप 5 इयर्स या 6 इयर्स के थे, तो तब का आपको एपिसोड याद हो, क्योंकि वो चला गया कहाँ पे? आपकी एपिसोडिक मेमोरी में। अच्छा, इन मेमोरीज की खास बात क्या होती है? एपिसोडिक मेमोरी में क्यों जाता है? क्योंकि एपिसोडिक मेमोरीज की मेमोरी के टाइम पे जनरली होता है एक फ्लो। फ्लो किस चीज का? फ्लो ऑफ हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स कहीं ना कहीं उस चीज को एपिसोडिक बनने में मदद करते हैं। और हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं? जब कोई ना कोई मेजर बिग इमोशनल बीम आता है। तो इसलिए जनरली इमोशनल नेचर की होती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी। और बहुत लंबे टाइम तक रहती है, और बहुत छोटी होती है और हमेशा याद रहती है। तो सेंसरी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कम टाइम के लिए, जैसे कि रैम कंप्यूटर की। दूसरी एपिसोडिक मेमोरी, जैसे कि डेटा ड्राइव, जिसमें अगेन उसमें आप डेटा भी ज्यादा स्टोर करते हैं, बट इसके अंदर आप डेटा कम स्टोर करते हैं, बट इसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे चल रहे हैं हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन, तो हमारे उसका आंसर भी उसी अकॉर्डिंग लिखना है। चाहे हम अच्छे से पढ़ लें उसको, बट 2 मार्कर क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, और बहुत ही लिमिट में लिखना है, कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। हम उसका भी एक अलग से लेक्चर्स लेंगे फ्रेंड्स। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये थ्योरी ये कहती है कि जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो आप काम कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, तब तक आपको वो काम करने में मजा नहीं आता। 3 इडियट्स का डायलॉग याद कीजिए। 3 इडियट्स में बोलते हैं कि सफलता के मत पीछे मत भागिए, एक्सीलेंस के पीछे भागिए। एक्सीलेंस से क्या मतलब है यहाँ पे? कि वो चीज करिए जो आपको पसंद आ रही है, या जिसमें आपको एटलीस्ट लग रहा है कि आपको वो पसंद आ रही है। तो एक मैनेजर का क्या रोल होता है? मैनेजर का रोल होता है कि वो आपको ये फील करा दे कि जो आप काम कर रहे हो वो आपकी इच्छा से कर रहे हो, और वो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये दो चीजें जब होगी तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन केसेस के अंदर आ जाती है। इसका किस तरह से किया जा सकता है? अच्छा, इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है फ्रेंड्स। कोई भी सैलरीड पर्सन क्यों इतना खुश नहीं होता जितना एक बिजनेस क्लास वाला पर्सन या बिजनेस करने वाला पर्सन खुश होता है? या उतनी मेहनत क्यों नहीं कर पाता एक सैलरीड पर्सन? क्यों? क्योंकि सैलरीड पर्सन के पास जो फीलिंग आती है वो हैव टू डू वाली आती है, कि यार ये तो करना ही है। और जिसका खुद का बिजनेस होता है, एंटरप्रेन्योर के साथ जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग हैव टू डू वाली फीलिंग नहीं होती। वो फीलिंग होती है विल डू वाली फीलिंग, कि आई विल डू, नो वन इज फोर्सिंग मी।
कोई मेरे को फोर्स नहीं कर रहा बट आई विल डू इट। तो ये दोनों में जो एक बेसिक डिफरेंस है, जो बेसिक एग्जाम्पल है, वो ये है। रीसेंट स्टडीज कहती है कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, आपको सैलरी मिल रही है तो सैलरी के लिए काम करना तो आपकी मजबूरी है, लेकिन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, बाहरी रिवॉर्ड दे देंगे आप। कोई आपने ट्रॉफी देना शुरू कर दिया बार बार, कोई आपने मॉनेटरी रेज देना शुरू कर दिया बहुत ही अच्छे एम्प्लॉइज को, तो वो मोटिवेटिंग होता है। तो इसमें काम आती है आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगेन हम अभी चल रहे हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी अगेन सबसे पहले किसने दी थी, वापस से वहीं से शुरू करते हैं। बीएफ स्किनर ने दी थी। क्या बोलती है कि लोगों का व्यवहार उसके परिणाम के ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक बार एक्सपीरियंस हो गया, आप कहीं गए, आप अमेरिका में गए, अमेरिका बहुत अच्छा कंट्री है, बट अमेरिका के एयरपोर्ट में उतरते ही आपकी जेब फट गई, तो आपका एक नेगेटिव प्रेजुडाइज जुड़ गया अमेरिका के साथ। और अब आप अमेरिका जाना, आपको लगेगा कि यार बेकार देश है, सब कुछ बुरा है, ऐसा है वैसा है। तो ये अब आपकी अवधारणा बन गई। तो रीइंफोर्समेंट मतलब आपकी अवधारणा बन जाती है, प्री बायसेस बन जाते हैं चीजों को लेकर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेकर प्री बायसेस बन जाते हैं, और फिर आप उस अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करते हैं। तो ये प्रेजुडाइसेस के बेसिस पे एक्शंस होते हैं, और इससे हमें फ्री रहना चाहिए। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर हम देखेंगे कि मैनेजर्स किस तरह से चीजों को रीइंफोर्स करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट जैसा हमने बोला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है, रिवॉर्ड, मॉनेटरी, प्रेज एंड अदर थिंग्स। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो सकते हैं, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो सकते हैं रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय बाय रिमूविंग नेगेटिव अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कौन सा होगा कि आपने किसी एम्प्लॉय का डर हटा दिया, नेगेटिव था डर, आपने उसको हटा दिया, डर खत्म कर दिया कि आई एम देयर टू सपोर्ट यू, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बन गया। पनिशमेंट दे सकते हैं कि अनडिजायर्ड बिहेवियर है, किसी बच्चे का अनडिजायर्ड बिहेवियर है, आपने उसको पनिशमेंट दे दिया तो उसको समझ में आ जाएगा, और बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि इस तरह का बर्ताव नहीं करना है। और एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब कि अगर रीइंफोर्समेंट का अभाव हो गया और प्रेज और एडमिरेशन मिलना और डांट मिलना बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज्ड फीचर हो जाएगा और आप काम करना भी कम कर देंगे अथवा बंद कर देंगे। तो इसलिए रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है। अगला हम फ्रेंड्स हमारा है, ऐसे मेथड्स बताइए जो कि वर्बल लर्निंग में काम आते हैं। वर्बल लर्निंग, वर्बल लर्निंग के लिए बेसिकली 3 तरह के फैक्टर्स दिए गए। कौन कौन से? एक है पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग। ये तरीका कब काम आता है? जब आप विदेशी भाषा सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल लीजिए बच्चे से। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो उसकी भाषा अपने आप, आपकी जो भाषा है उसके लिए वो विदेशी भाषा ही होती है। तो किस तरह से सीखता है वो पेयर्ड लर्निंग करता है। पेयर्ड लर्निंग आपके एक्शंस और आपकी भाषाओं को देखता है। आपने 4 बार किसी चीज को बोला, खाना खा लो, खाना खा लो, और आप खाना सामने वाले इंसान ने खाना या फूड खाना शुरू किया, तो जब वो खाना खाने लगा तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा या तो ये जो खा रहा है इसको खाना बोलते हैं, या ये जो खा लो है ये खाना है। तो पहली बार उसने ये लर्न किया, पेयर किया चीजों को। अगली बार उसने फिर नोटिस किया, और दूसरी तीसरी बार में तो उसको क्लियर हो गया कि यार ये खाना है और खा लो एक क्रिया है जिसको ये कर रहा है। तो इस तरह से बच्चे लर्न करते हैं, सेम मैनर में बड़े लर्न करते हैं, और इसी तरीके से लैंग्वेज को लर्न किया जा सकता है। अगली आती है सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग हमने पहले भी देखी है, लेकिन सेम सीरियल ऑर्डर में किसी भी आइटम्स को उतारना ही सीरियल लर्निंग कहलाता है। और ये तब तक की जाती है जब तक आप सारे के सारे आइटम्स करेक्टली ना उतार दें। इसका एग्जाम्पल क्या है? बच्चे को कैसे लगा लर्न करवाया जाता है? बताओ, पहले टू का पहाड़ा पूरा उसको सुना दिया, फिर बोला टू वन सा, तो वो बोलेगा टू, फिर वो आगे शुरू हो जाएगा, या तो टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। नहीं, तो आप बार बार उसको सिखाओगे टू टू जा, फिर आप ऐसे धीरे धीरे जाते जाओगे तो वो बार बार की चीज पकड़ के और एक साथ उसको रॉट लर्निंग करके सिखा देगा। और एक तीसरा होता है फ्री रिकॉल, जहां पे आपने शब्द दे दिए बहुत सारे और बोला कि सारे शब्द बताओ किसी भी ऑर्डर में। तो ये मेथड्स होते हैं आपकी फ्री लर्निंग के, ये आपकी वर्बल लर्निंग के मेथड्स होते हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रेस डिके की वजह से फॉरगेटिंग क्या होती है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो बेसिकली कुछ फिलोसोफ साइकोलॉजिस्ट हुए तो उन्होंने बोला कि अगर आप किसी आपने कुछ सीखा, आप सीख क्या है बायोलॉजी, आप सीख क्या है मैथ्स, अगर आपने उसको रीइंफोर्स नहीं किया जैसा कि लेटेंट लर्निंग में भी था तो आप उसको भूल जाओगे। तो रीइंफोर्स इंसान कब करता है, जब वो जगा हुआ होता है। तो व्यक्ति जब जगा हुआ है तब उसको रीइंफोर्स करेगा। तो फॉरगेटिंग ट्रेस डिके का मतलब यही है कि अगर आपने उसको रीइंफोर्स नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक डिके की तरफ चले जाएगा और आपकी मेमोरी ट्रेस फेड होने लग जाएगा। ये किस चीज पे आधारित है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम और लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो सारी सारी चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं जब तक उनको आप बार बार रीइंस्टेट ना करते रहो। टेस्ट कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है फ्रेंड्स। तो इस भ्रांति के आधार पे तो ये देखा जा सकता है कि जब आप रात को पढ़ते हैं तो अगर आप सोएंगे तो आपको सुबह कम याद रहना चाहिए या फिर बाकी टाइम की अपेक्षा कम चीजें रूटीन रहनी चाहिए। लेकिन इसका उल्टा देखा गया, क्या देखा गया कि जब आप रात को पढ़ाई करते हैं और जब या कुछ भी लर्न करते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उसका रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। तो इसकी एक लिमिटेशन थी जो कि तो हमने दो पार्ट क्वेश्चन की डिस्कस किए। पहला फॉरगेटिंग क्या होती है ट्रेस डीके के आधार पर और उसकी लिमिटेशन क्या है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एलिमेंट्स क्या क्या है गोल सेटिंग मॉडल ऑफ मोटिवेशन के। तो पहली चीज मोटिवेशन की गोल सेटिंग मॉडल की जो अवधारणा है, एक लक्ष्य को निर्धारित करके कैसे मोटिवेट किया जा सकता है और गोल्स लक्ष्यों को पाने के लिए एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, इसके उन्होंने 4 घटक बताए। इसके 4 घटक हैं, 4 एलिमेंट्स। पहला क्या है गोल स्पेसिफिसिटी, लक्ष्य की एकदम निर्धारणता। तो एक तो बोल दिया यार कुछ ऐसा करके लाओ कि अ, इस तरह के चेंजेस हो जाए। ये आपने दिया एक क्वालिटेटिव या मैक्रो एनालिसिस। लेकिन अगर आपको गोल को अचीव करवाना है आपको उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। स्पेसिफिकली कैसे बताया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्राइटेरिया क्या देंगे कि ये काम करना है। अगर आपको 10% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो 10% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए आपको नरेगा में ये काम करना पड़ेगा। आपको एससीसीसी के उक्त लोगों को टारगेट करना पड़ेगा या आपको जो भी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपने एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव वे में बता दिया। इसी को कहा जाएगा गोल की स्पेसिफिसिटी, क्योंकि गोल आपका स्पेसिफिक हो गया। दूसरा देखेंगे गोल चैलेंज, डिफिकल्ट है पर जो डिफिकल्ट और फिजिबल गोल होते हैं उन्हीं को पाने में मजा आता है। आपको एक आसान सा टारगेट दे दिया कि यार ये करना है, एक लेटर टाइप करना है या फिर कुछ भी आपको करना है, उसमें मजा नहीं आएगा। आपको एक टफ गोल दिया कि ये प्रोजेक्ट की आज डेडलाइन है और इस प्रोजेक्ट को आज ही कंप्लीट करवाना है, तो आपको उसमें बहुत मजा आएगा। और जब वो मिल गोल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके कंप्लीशन में बहुत मजा आएगा। एक और एग्जांपल है, आप पीएससी के लिए, आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, लॉन्ग टाइम तक तैयारी करते हैं, डिफिकल्ट है बट फीजिबल है, उसमें आपको मजा आता है। वहीं किसी इजी गोल के लिए तैयारी करना, दैट विल बी नॉट दैट चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। तीसरा परफॉर्मेंस का फीडबैक लीजिए। तो उससे क्या फीडबैक बेसिस पे रेगुलरली आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेशन रहता है। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप गोल सेटिंग मॉडल में मोटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को। लास्ट बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सबसे पहले किसने दी फ्रेंड्स, तो ये दी एल्बर्ट बेंडूरा ने। ठीक है, क्या है जैसा कि पता पड़ रहा है कि अवलोकन करना, अवलोकन ऑब्जर्वेशन करना, किस तरह से आप दूसरों को देख के बाय वॉचिंग अदर्स आप लर्न करते हैं। सबसे ज्यादा ये किसमें होता है, बच्चों में। चिल्ड्रन सबसे ज्यादा इस चीज को फॉलो करते हैं। आपने कोई काम किया, आपने कपड़े खड़ी किए, आपने लॉन्ड्री खड़ी करी, तो बच्चा भी वही काम सीखा, उसने भी उसी तरह से लॉन्ड्री को खड़ी करना शुरू कर दिया। दो बच्चों की लड़ाई हो रही थी, उनको पनिशमेंट मिला, तो तीसरे बच्चे में ये चीज चली गई कि हाँ इससे पनिशमेंट मिलता है, ये चीज नहीं करनी। ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं बच्चे, स्पेशली अप टू द एज ऑफ 7 to 10 years।
ये सोशलाइजेशन का भी एक हिस्सा बनता है। अगर बच्चा बचपन से ही अपने संस्कृति और अपने कल्चर्स को देखता है या अपनी आइडियोलॉजी को देखता है, तो वो उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है अपने आप को। तो इसीलिए अम्बेडकर कहा करते थे कि हमें सोशलाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डालना होगा। हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल्स जो हैं, उनको सोशलाइजेशन में डालना होगा ताकि ऑब्जर्व कर करके बच्चे सीखें। ठीक है। झूठ बोलना बच्चे कहाँ से सीखते हैं? अगेन पेरेंट्स से या सोसाइटी से। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में एक ऐसी पावर है जो कि टीच कर सकती है या रीइंफोर्स कर सकती है अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर। ठीक है। और नेगेटिव आउटकम्स भी इसी की वजह से आ सकते हैं। अगर कम्युनलिज्म कहीं से आएगा तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की वजह से आएगा। ठीक है। कास्टिज्म कहीं से आएगा तो बचपन से की हुई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के हिसाब से आएगा। इसलिए ये जो बड़े चेंजेस हैं ये हमेशा जनरेशंस में होते हैं। जनरेशंस में क्यों होते हैं? क्योंकि अ, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है एक बार होने के बाद वो 30 साल, 50 साल, 70 साल तक चलती है और वो फिर रीइंफोर्स भी होती है कि वो सोशलाइजेशन के अंदर जा चुकी होती है। तो सोशलाइजेशन को चेंज करने में जनरेशंस लगती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को डाला गया। तो 4 इसकी अलग अलग स्टेज होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। कौन कौन सी? अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सबसे पहले आप अटेंशन कर देते हैं उस बात पे कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। उसके बाद आप उसको रिटेन करते हैं कि अच्छा ऐसा होता है या ऐसा होता आ रहा है। आफ्टर दैट आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, सेम चीज को आप प्रोड्यूस करते हैं और वो करने के बाद आप मोटिवेट होते हैं कि हाँ ऐसा ही होता था या यही सही है और यही हो रहा है। तो दोनों ही तरीकों से ये चीज आगे बढ़ती है और पूरा आगे की जनरेशन को इम्पैक्ट करती है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ बिहेवियर एंड बिहेवियरल एटीट्यूड। तो अगर इसको चेंज करना होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, हमें चीजों को लाना है तो हम क्या यूज करेंगे? कैम। कॉग्निटिव इफेक्ट्स डालेंगे, अफेक्टिव इफेक्ट्स डालेंगे और बिहेवियर को चेंज करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बदल पाए। So friends, this was it for today. Keep watching with us और keep writing। बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं आप। और डू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इट्स अ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम जहां आपको मिलेगा 1-to-1 mentorship with our mentors who all are RAS toppers and may help you in becoming one of them. Thank you so much.